चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट हमने बेसिक्स ऑफ सर्कुलर मोशंस पढ़े और उन बेसिक्स ऑफ सर्कुलर मोशंस में हम दोबारा से एक दफा लीनियर और एंगुलर मोशन को कंपेयर करें तो मैंने आपसे कहा था कि एस कंपेयर होता है थीटा से, वी कंपेयर होता है ओमेगा से और ए कंपेयर होता है अल्फा से। सो अगर हमें लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशंस आती हैं तो हम एंगुलर भी आसानी से बना सकते हैं। जैसे मैं आसान सी मिसाल दूं, आपने पढ़ते जानी है फर्स्ट इक्वेशन सेकंड थर्ड लीनियर फॉर्म में, लेकिन लिखते जाना है उनको एंगुलर फॉर्म में। जैसे वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो पढ़ने में तो वही याद है, लेकिन लिखने में थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कर लेना है। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। टू ए एस इक्वल्स टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। ठीक है, तो वो मेथड जिसे हमें ये याद भी रहेंगी और हमें इन्हें लिखना भी आसान होगा। अब हर इक्वेशन में बिल्कुल सेम उसी तरह से आपने चीजों को वेरीफाई करना है, देखना है, जैसे आपको मैंने इक्वेशंस ऑफ मोशन का लेक्चर दिया था। अब इसमें भी देखो हमारे पास पहली इक्वेशन आती है अगर, तो हम कहते हैं कि अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट लेती है तो ओमेगा आई जीरो हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ अल्फा टी बचेगा फाइनल फाइंड करने के लिए। तो अगर हम कहें कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, तो वो अल्फा टी के बराबर हो जाएगी, वो 12 रेडियंस पर सेकंड आ जाएगी। और अगर कोई एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल है, जैसे लेट्स से 3 रेडियन पर सेकंड जो है वो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, तो फाइनल कितनी हो जाएगी अगर ये एक्सेलेरेशन और टाइम हो, तो ओमेगा आई प्लस अल्फा टी कितना हो जाएगा 12। तो ये 15 रेडियन पर सेकंड। दोनों तरह से हमने फाइनल फाइंड कर ली। अगर फाइनल और इनिशियल पहले से गिवन है तो फिर अल्फा फाइंड करने को दिया जा सकता है। अल्फा भी गिवन है तो फिर टाइम फाइंड करने के लिए आ सकता है। तो सेम उसी तरह जैसे फर्स्ट इक्वेशन को आप मॉडिफाई करते हो। अब आ जाओ सेकंड इक्वेशन को, कि जब कोई पहिया किसी सर्टेन वेलोसिटी से घूम रहा है तो घूमते घूमते वो कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। लेट्स से उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो बच्चों अल्फा और टी से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड होगी, थीटा विल बी 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला लग जाएगा। और थीटा कैसे फाइंड करेंगे अगर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू रखती है, लेट्स से 3, वही रेडियन 3 रेडियन पर सेकंड। तो एंगल कैसे फाइंड करना है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी, यानी 3 × 3 प्लस 1/2 अल्फा 4 और टी स्क्वायर 9। अब अगर ये एक्सेलरेशन कहा गया है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहा गया है तो इसको प्लस रखना, नेगेटिव कहा गया है तो इसको माइनस कर देना। इस तरीके से ये सेकंड इक्वेशन काम में आ जाएगी। थर्ड इक्वेशन पे आते हो तो 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। अब इसकी एग्जांपल में एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं आप लोगों को, कि हमारे पास, हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन है कि एक व्हील है जो इनिशियली 12 रेडियन पर सेकंड की एंगुलर वेलोसिटी रखता है। जब ये व्हील इस पॉइंट से लेकर 1 डायामीटर की जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेता है, यानी यहां से स्टार्ट लेता है और यहां से मूव करता करता इस पॉइंट तक आ जाता है, तो यहां तक आते आते इसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 20 रेडियन पर सेकंड हो जाती है। वो पूछता है व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, 2 अल्फा थीटा ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। तो यहां से अल्फा को अलग कर दो, ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, कि हमने अल्फा ओमेगा एफ स्क्वायर हो जाएगा 400, ओमेगा आई कितना हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो यहां से 400 में से 144 निकालें तो बचता है 256 डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो इसको फिर बच्चों फर्दर सॉल्व कर लेना है आपने, और सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा हमारे पास वो रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर में आए। इज दैट ओके? इसके बाद हम चलते हैं अपने सर्कुलर मोशन के नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स एंड फोर्सेस कॉजिंग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अब देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स में हम सबसे पहले आ जाते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स में डेफिनेशन तो है ना कि फोर्स नीडेड टू बेंड द नॉर्मल स्ट्रेट पाथ इनटू सर्कुलर पाथ। अब सबसे पहले इसके फॉर्मूलाज पे बात कर लेते हैं। फॉर्मूलाज में सबसे पहले बच्चों हमारे पास
फोर्स की इक्वेशन होती है F इज इक्वल टू एम ए। अब जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है AC, उसका एक फॉर्मूला होता है वी स्केयर ओवर आर, एक फॉर्मूला होता है आर ओमेगा स्क्वेयर, और अगर हम आर ओमेगा स्केयर को आर ओमेगा इंटू ओमेगा लिख लें तो फिर हम इसको वी ओमेगा भी लिख सकते हैं, क्योंकि पता है ना आपको कि वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। अब जब हमें एक्सेलरेशन के ये सारे फॉर्मूलाज पता चल गए तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूलाज को रीराइट कर सकते हैं। एम वी स्केयर ओवर आर, या हम लिख सकते हैं एम आर ओमेगा स्क्वेयर, या हम लिख सकते हैं एम वी ओमेगा। तो ये तीन तरह से हम सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन को मल्टीपल टाइम्स लिख सकते हैं। उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स, चूंकि एम वी स्क्वेयर ओवर आर है, तो अगर हम इसको m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड भी कर लें तो हम इसका मोमेंटम के साथ भी रिलेशन बना सकते हैं, दैट F इज इक्वल टू पी स्क्वेयर ओवर आर एम। सिमिलरली सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर। हमें इसको काइनेटिक एनर्जी बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड ही करना ना, तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और 1/2 एम वी स्क्वेयर लिख के डिवाइडेड बाय आर भी करते हैं। तो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला विद काइनेटिक एनर्जी क्या बन गया, 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, तो ये रिलेशन विद मोमेंटम बन गया, ये रिलेशन विद, याद रहे ये कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। ये दो फॉर्मूलाज बन गए। इससे आगे क्या हो सकता है, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो ये फॉर्मूला है F इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वेयर, आप सबको पता है कि ओमेगा जो है वो 2 पाई/t के बराबर होता है, या फिर 2 पाई f के बराबर भी होता है। तो ओमेगा स्क्वेयर क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वेयर/t स्क्वेयर, या फिर 4 पाई स्क्वेयर f स्क्वेयर। अब इसी इक्वेशन को जो हमने F इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वेयर लिखना था, तो हम इसको 4 पाई स्क्वेयर/t स्क्वेयर भी लिख सकते हैं, या फिर हम एम आर लिख के 4 पाई स्क्वेयर f स्क्वेयर भी लिख सकते हैं। इन फॉर्मूलाज का क्या फायदा है, जहां कहीं हमें टाइम पीरियड की सिचुएशन दी हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स में टाइम पीरियड कहां से इन्वॉल्व करना है भाई, इस फॉर्मूला से। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन हमसे पूछी जाए और उसको सेंट्रीपिटल फोर्स से रिलेट करना है तो हम इस फॉर्मूला से रिलेट करेंगे। और आसान कर देता हूं, जब कभी सेंट्रीपिटल के फॉर्मूला में, इक्वेशन में टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी की बात करें तो आपने फौरन ओमेगा वाला फॉर्मूला पिक करना है, क्योंकि ओमेगा से ही फ्रीक्वेंसी जनरेट होनी है, ओमेगा से ही टाइम पीरियड जनरेट होना है। तो ये सारे फॉर्मूलाज वैसे लिखे भी हुए हैं, लेकिन आपने याद रखना है कि आप कैसे कैसे इन फॉर्मूलाज को कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में मैं तो एक ही बात कहता हूँ, ये एक बहरूपिया फोर्स है। ये बहरूपिया फोर्स कैसे है, इसका मेन फॉर्मूला तो एम बी स्क्वायर ओवर आर है, लेकिन ये मुख्तलिफ सिचुएशंस में मुख्तलिफ फोर्सेस की शक्ल में अपीयर होती है। जैसे यहाँ पर एक एथलीट एक ऑब्जेक्ट को सर्कल में घुमा रहा है, तो इसमें जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है वो बेसिकली एम वी स्क्वेयर ओवर आर का काम कर रही है। यहां पर जो रोड फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनल फोर्स, इट इज एक्टिंग लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, यहां पर ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन इज एक्टिंग लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन है या वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, इट इज एक्टिंग लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर इसी तरह कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रिवॉल्व करता है तो मैग्नेटिक फोर्स कैन आल्सो एक्ट लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स। एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो कूलम फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बच्चों देखो, टेंशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इन सब फोर्सेस का कहीं ना कहीं रोल प्ले होता है इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। बात समझ आ गई यहां तक कि किस किस तरीके से हम फॉर्मूलाज को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आते हैं, एक और कंफ्यूजन दूर करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स के एक फॉर्मूला में इक्वेशन है वी स्क्वेयर ओवर आर, एक में है एम आर ओमेगा स्क्वेयर। ठीक है, बजाय तो बड़ा हम सिंपली कह सकते हैं कि भाई एक में सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्सली रिलेटेड है, एक में डायरेक्टली रिलेटेड है, तो हमने कब और कौन सा फॉर्मूला चूज करना है।
तो बच्चों असल जो ट्रिक है वो रेडियस में नहीं है, वो इन दो फैक्टर्स में है। और इन दो फैक्टर्स के नाम तो पता है ना, ये कौन सी स्पीड है, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, और ये कौन सी वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी। तो रेडियस के साथ सेंट्रीपिटल फोर्स को इनवर्सली डील करना है या डायरेक्टली डील करना है, उसमें सबसे पहले ये देखना है कि क्वेश्चन में लीनियर वेलोसिटी का जिक्र है या एंगुलर वेलोसिटी का। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ये कहा जाए कि बाय कीपिंग द लीनियर स्पीड कांस्टेंट, ये मैंने यहां पे लिखा हुआ लेट लीनियर स्पीड इज कांस्टेंट। अगर लीनियर स्पीड का उसने नाम लिया है ना, तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स रेडियस से इनवर्सली जो है वो वेरी करेगी। यानी अगर रेडियस बढ़ता चला जाएगा, रेडियस बढ़ता चला जाएगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स देखो कम होती चली जाएगी, बशर्ते कि उसने कहा हो कौन सी स्पीड कांस्टेंट है, लीनियर स्पीड। बट ऑन द अदर हैंड अगर वो कहे कि एक ऑब्जेक्ट की एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, तो फिर देखो रेडियस के बढ़ते चले जाने से फोर्स भी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि अब तुम कौन सा रिलेशन यूज करोगे, डायरेक्ट रिलेशन। ऑल द क्रेडिट गोज टू आइदर द लीनियर स्पीड और आइदर द एंगुलर स्पीड। तो ये कंफ्यूजन दूर कर लेनी है, ठीक है। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले इक्वेशंस की शक्ल में बता दिया कि किस सिचुएशन में कौन सी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है। ये ऊपर मैंने जितने पॉइंट्स बताए हैं, उन पॉइंट्स में कुछ मजीद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं। पहली बात, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर पॉइंटिंग होती है। पॉइंट नंबर वन, सेंटर की तरफ पॉइंटेड होती है। पॉइंट नंबर टू, क्या सेंट्रीपिटल फोर्स अपनी डायरेक्शन चेंज करती है? बिल्कुल करती है, रहती टुवर्ड्स द सेंटर है, लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसे बदलती है? जब पार्टिकल यहां से रिवॉल्व करके इस जगह पर आ जाएगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का वेक्टर यूं इस तरफ पॉइंटेड होगा। पार्टिकल इधर आ जाएगा तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का इस तरफ से वेक्टर पॉइंटेड होगा। तो ये इंस्टेंटेनियसली चेंज हो रही है, बट इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। पॉइंट नंबर थ्री, अगर लीनियर स्पीड या फिर एंगुलर स्पीड ये कांस्टेंट है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। चौथा पॉइंट, सेंट्रीपिटल फोर्स तो ये रही सेंटर की तरफ पॉइंटेड, जबकि हम बॉडी की लीनियर डायरेक्शन या डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो ये रही। अब एफ और एस के दरमियान एंगल हर वक्त कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री की वजह से जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, जीरो। तो तुम लोग याद रखोगे कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। फिर उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स के जेर असर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, जिसको हम वेलोसिटी बोलते हैं, वेलोसिटी हर पॉइंट पर चेंज होगी। वेलोसिटी एज अ वेक्टर हर पॉइंट पे क्या होगी, चेंज। बट द मोशन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जब वर्ड स्पीड बोला जाएगा तो याद रखना तुम लोग क्या कहोगे कि स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। स्पीड क्या है, 20 20 20 20। तो स्पीड का मैग्नीट्यूड तो सेम है, नंबर तो सेम है, बस डायरेक्शन ही बदल रही है ना। और याद रखो कि अगर स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो उसके साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो अब हम कह सकते हैं कि सर्कुलर मोशन में या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो कौन सी चीजें हैं जो चेंज होती, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड मोमेंटम, ठीक है। और वो कौन सी चीजें हैं जो कांस्टेंट रहती हैं, दीज आर स्पीड, ठीक है, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, और एज वेल एज आप टोटल एनर्जी भी कह सकते हो। ये पॉइंट समझ आ गए सबको, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस मैं आपकी जवाबदीद पे छोड़ रहा हूँ, इसलिए कि ये मैंने जितने क्वेश्चंस यहाँ पे पुट किए हुए हैं मैं ऊपर उनके फॉर्मूलाज आपको बता के आ चुका हूँ। इस क्वेश्चन पे आते हैं, देखो उसने कहा है कि एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है सर्कल में जिसका रेडियस आर है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और स्पीड वी है। तो इन चारों में से कौन सा फॉर्मूला सेंटीपिटल एक्सीलरेशन का हो सकता है? आर ओमेगा, आर ओमेगा हो सकता है? नहीं। आर ओमेगा स्क्वायर होता तो होता। वी ओवर आर हो सकता है? नहीं जी। वी स्क्वायर ओवर आर हो सकता है। वी ओवर आर स्क्वायर तो ये तो नहीं है। और वी ओमेगा मोस्टली आपने बुक्स में पढ़ा नहीं होता, लेकिन मैं ऊपर बता के आया हूँ। आर ओमेगा स्क्वायर को अगर हम आर ओमेगा इंटू ओमेगा लिख लें, तो हम वी ओमेगा की शक्ल में भी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को लिख सकते हैं। सिमिलरली यहां पर देखो, टाइम गिवन है ना, टाइम गिवन है, रेडियस गिवन है।
तो फिर F इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वेयर वाला फॉर्मूला, यहाँ सोल्यूशन भी दिया हुआ है, फाइल जब सेंड करूंगा उसको देखना। तो मैंने फिर कहा था कि टाइम जहां पे इन्वॉल्व हो जाएगा ओमेगा वाला फॉर्मूला यूज होगा। चलिए अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे। अ स्टोन रोटेट्स इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। इसको जेन में बिठा लेना, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। व्हाट चेंजेस अकर इन द लीनियर स्पीड and in the centripetal acceleration of the stone as the radius of the circle increase। कौन सी वेलोसिटी कांस्टेंट कही है उसने? एंगुलर। तो एंगुलर का सेंट्रीपिटल से क्या फॉर्मूला होता है? एम आर ओमेगा स्क्वायर। और लीनियर स्पीड के साथ क्या फॉर्मूला होता है? वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो बच्चा पार्टी दोनों में ओमेगा कांस्टेंट है ना, तो ओमेगा को साइड पे करा दो, मास तो रहेगा कांस्टेंट। तो इसमें भी फोर्स डायरेक्टली टू आर, इसमें भी फोर्स डायरेक्टली टू आर, तो लीनियर स्पीड भी इंक्रीज होगी और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगी। जल्दबाजी में ये सवाल कैसे गलत हो सकता है? क्या आप एंगुलर वेलोसिटी को खातिर में लाए ना, और जल्दी जल्दी सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला जेन में ले एम वी स्क्वायर ओवर आर, ये जाने बगैर के ऊपर कहा गया है कि एंगुलर स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, लीनियर स्पीड कांस्टेंट नहीं है। ऑलराइट, तो इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। यहां पर उसने चार शेप्स दी हैं और चार शेप्स में उसने पूछा है कि कौन सी शेप में हम करेक्टली डिस्क्राइब कर सकते हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो हमारा कॉन्सेप्ट पहले क्या है जी? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर होती है, और उससे अगली बात सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है उसकी वजह से वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट टू द सर्कल होती। तो सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर है और वेलोसिटी जो है वो टेंजेंट टू द सर्कल है। ठीक है, ये जो डी शेप है इसमें फोर्स और एक्सेलरेशन ऑपोजिट है, नॉट पॉसिबल। ये जो सी शेप है उसमें भी एक ऑपोजिट फोर्स दिखाई गई है। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करना है, तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की भी सेम वही डायरेक्शन होती है। तो हमारे पास सिर्फ बी राइट ऑप्शन है। अब एक और बड़ा मजे का केस हम डिस्कस करते हैं कि देखो दो तरह की फोर्सेस हो गई, एक को हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो भी जीरो है, हमारे पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो भी जीरो है, यानी हमारे पास जो नेट एक्सेलरेशन है वो भी जीरो है। तो टाइप ऑफ मोशन क्या होगा? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, और रेस्ट भी हो सकता है, यानी या तो ये गाड़ी क्या होगी? रेस्ट पे होगी, या ये स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रेवल कर रही होगी। उसके बाद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो है मगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, तो नेट एक्सेलरेशन टेंजेंशियल के बराबर हो जाएगी। मोशन क्या होगा? ये मोशन हमारे पास होगा एक्सेलरेटेड मोशन। अब एक्सेलरेटेड मोशन में दो ऑप्शन हैं, या ये गाड़ी की जो स्पीड है वो चलते चलते क्या हो रही होगी? इंक्रीज हो रही होगी। ठीक है, और जब हमारे पास यहां पर नेगेटिव एक्सेलरेशन अगर हो जाए तो गाड़ी की जो स्पीड है वो डिक्रीज कर रही होगी, इन केस अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करें। अच्छा, हाँ जी अरसलान, आप क्या पूछ रहे हो? फर्स्ट केस में एंगुलर क्यों नहीं होगी? ये तो हम सपोज कर रहे हैं ना, डिफरेंट सिचुएशन सपोज कर रहे हैं। पहले में हमने सपोज किया कि दोनों एक्सेलरेशन नहीं है, दूसरे में सपोज कर रहे हैं कि लेट से अगर सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मौजूद हो तो बॉडी कैसा मोशन परफॉर्म करेगी। अब हम तीसरे पे आते हैं, लेट से टेंजेंशियल नहीं है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है बट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मौजूद है, नॉट इक्वल टू जीरो। तो नेट एक्सेलरेशन हमारे पास सेंट्रीपिटल होगी, बॉडी क्या परफॉर्म करेगी? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। और व्हाट इफ के अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी हो और सेंट्रीपिटल भी हो, तो इसका नेट क्या होगा? अब इसका नेट जरा ध्यान से समझना। नेट ऐसे होगा कि लेट से ये हमारे पास एक सर्कल है, तो इस सर्कल में बच्चों देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड्स द सेंटर, ये होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए टी। अब दोनों 90 डिग्री पे ऐड हो रहे हैं, किस डिग्री पे? 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री पे ऐड होने का मतलब है कि यहाँ पे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को अगर हम वेक्टर एडिशन के तहत ऐड करते हैं
तो ये हमारे पास रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बनेगा। और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन या नेट एक्सेलरेशन हम कैसे फाइंड करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से, ए टी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो यहां पर हम लिखेंगे कि नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ऐसे मोशन को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी ऐसा जो मोशन है उसके घूमने की रफ्तार बढ़ भी सकती है और घूमने की रफ्तार कम भी हो सकती है। तो इस टेबल का मकसद समझाना ये था कि कब कौन सी एक्सेलेरेशन प्रेजेंट हो तो किस किस्म का जो इफेक्ट है वो प्रोड्यूस हो सकता है। अब बताएं, समझ आ गया सबको ये टेबल? अच्छा, इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास एक टॉपिक स्टार्ट होता है, टेंशन इन अ वर्टिकल सर्कल। ठीक है, तो टेंशन इन अ वर्टिकल सर्कल का कॉन्सेप्ट ये है बच्चों कि सर्कुलर मोशन दो तरह का होता है। एक जिसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, क्या आप एक ऑब्जेक्ट को ऐसे रोटेट कर रहे हैं कि वो आप जिस प्लेन में रोटेट कर रहा है वो प्लेन एक हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल सर्कल में याद रखें कि ऑब्जेक्ट की जो रोटेट करने की काइनेटिक एनर्जी है वो भी कांस्टेंट रहेगी। चूंकि ऑब्जेक्ट ग्राउंड से एक जितनी हाइट पर है तो पोटेंशियल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। फिर उसके बाद जो पोटेंशियल एनर्जी, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो भी कांस्टेंट रहता है। यानी आप यूं कह लो कि हॉरिजॉन्टल सर्कल में मेजॉरिटी ऑफ द वेरिएबल्स जो होते हैं वो बेसिकली कांस्टेंट हो जाते हैं। लेकिन वर्टिकल सर्कल में ऐसा नहीं होगा। लेट से आप एक ऑब्जेक्ट को एक वर्टिकल सर्कल में घुमाते हो तो देखो, डाउनवर्ड मोशन में उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और अपवर्ड मोशन में उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो रही है। फिर एक और पर्सपेक्टिव में देखो, डाउनवर्ड आते हुए उसकी स्पीड ज्यादा होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। अपवर्ड जाते हुए उसकी स्पीड कम होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी कम होगी। फिर उसका जो वेट कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड और अपवर्ड। फिर इसी तरह जो टेंशन इन द सर्कल है वो कभी वेट के ऑपोजिट है, कभी वेट की डायरेक्शन में है। तो वर्टिकल सर्कल के ये तमाम तर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उलझने हैं, वो अगर हमें कवर अप करनी है तो हम इस डायग्राम को जरा और पर्सपेक्टिव में देखते हैं। वर्टिकल सर्कल को हम बच्चों तीन पोजीशंस पे सेट करते हैं। एक द बॉटम पोजीशन, एक द मिड पोजीशन और एक द टॉप पोजीशन। फर्ज करो एक बकेट है जिसका वेट एक्ट करता है डाउनवर्ड mg और उसमें टेंशन एक्ट करती है अपवर्ड t। अब इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है T माइनस एम जी, दैट मस्ट बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ F1 माइनस F2 इज इक्वल टू F3। लेकिन इस इक्वेशन को चलो हम बॉटम पर तो वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन मिड पे कैसे करेंगे, टॉप पे कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें एंगल भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी इस इक्वेशन को जरा से साइड पे करते हैं और हम ये देखते हैं कि अगर हम इस बकेट को थोड़े से एंगल पर इंक्लाइन कर दें तो वेट तो उसी तरह नीचे की तरफ ही एक्ट करेगा। लेकिन यहां से अगर हम एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर दें, इधर देखो, यहां से एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करें तो सेम वही एंगल यहां पर भी रिफ्लेक्ट किया जा सकता है। और अब इस लाइन एम जी के हम दो कंपोनेंट्स बना लेंगे। ये कंपोनेंट बनेगा एम जी साइन थीटा और ये कंपोनेंट बनेगा एम जी कॉस थीटा। अब मुझे बताओ टेंशन को बैलेंस करने वाला कंपोनेंट कौन सा है? एम जी कॉस थीटा। तो हम लिखेंगे कि जो हमारे पास टेंशन है टी, ये जो टेंशन है टी, इसमें से वेट का कॉज कंपोनेंट माइनस हो रहा है एम जी कॉज ऑफ थीटा एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये इक्वेशन अब हमारे पास मेन इक्वेशन बन गई है जिसके जरिए हमने बाकी सब कुछ सॉल्व करना है। ठीक है, ये तो बन गया टी माइनस एम जी कॉस थीटा। अब टॉप मिड और बॉटम के सिर्फ एंगल समझ लो, आगे कहानी बहुत आसान है। भाई ये बाल्टी वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए तो थीटा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? थीटा, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। ये बाल्टी घूमते घूमते इस पॉइंट तक पहुंच गई
तो इस पॉइंट पर पहुंचने पर इसका इनिशियल लाइन के साथ एंगल कितना हो जाएगा 90। तो अपनी मिड पोजीशन पर ये कितने एंगल पर चला जाया करेगा 90 डिग्री पर। और जब यही बास्केट घूम के इस पॉइंट तक आ जाएगी तो इस बकेट या बास्केट का जो एंगल इनिशियल लाइन के साथ कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो इन तीन एंगल्स पे जितना अच्छा फोकस रखोगे ना सारा काम उतना आसान हो जाएगा। तो मुझे बताओ बॉटम पे एंगल कितना लेना है 0 डिग्री, मिड पे कितना लेना है 90 डिग्री, टॉप पे एंगल कितना लेना है 180 डिग्रीज। इन तीनों एंगल्स को जेन में बिठा लो। अब हम चलते हैं कि व्हाट विल बी द टेंशन एट बॉटम मिड एंड टॉप। बॉटम पे एंगल कितना 0, मिड पे कितना 90, टॉप पे कितना 180। तो चलो जी बॉटम की इक्वेशन T माइनस एम जी कॉज 0 डिग्री, कॉज 0 डिग्री क्या होता है 1 इज इक्वल टू एफ सी। सो वी हैव टेंशन इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ सी। ये माइनस है ना, उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो देखो टेंशन जो है ना बॉटम पर वो दो फोर्सेस का सम बन रही है, वेट और सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब है कि बॉटम पे जो टेंशन होती है ना वो दो फोर्सेस का सम है, तो बॉटम पे टेंशन मैक्सिमम होगी और रस्सी के टूटने का खतरा भी सबसे ज्यादा कहाँ होगा बॉटम पर। अब आ जाओ मिड पर, वही मेन इक्वेशन टी माइनस एम जी क्या होता है कॉस 90, कॉस 90 तो 0 होता है। तो हमारे पास ये फैक्टर 0 हो गया तो टेंशन तो सीधी सीधी सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगी। तो आपसे पूछा जाएगा कि वर्टिकल सर्कल में किस पोजीशन पर टेंशन एग्जैक्टली सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाती है। तो व्हाट यू विल से एट द मिड पॉइंट द टेंशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। टॉप पोजीशन पे आ जाओ, टी माइनस एम जी कॉज 180 डिग्री क्या होता है -1 इज इक्वल टू एफ सी। तो देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये फैक्टर उधर जाके क्या करेगा, ये फैक्टर यूं हो जाएगा कि टी इज इक्वल टू एफ सी माइनस एम जी करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि टॉप पर जो टेंशन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स में से भी वेट के फैक्टर को क्या करना पड़ेगा माइनस। तो ये तो वैल्यू और कम हो जाएगी। तो हमारे पास टेंशन मिनिमम किस पॉइंट पर होती है टॉप पर, टेंशन इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स कहां पर होती है मिड में, और टेंशन मैक्सिमम कहां होती है एट द बॉटम ऑफ द सर्कल। यानी बच्चों कंफर्म कर दें यहां तक समझ आ गई। अच्छा यहीं से मैं एक ना और ट्रिक बताता हूं। देखो टॉप पोजीशन पे फॉर एग्जांपल टेंशन की इक्वेशन बनी है एफ सी माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब वेट। अगर ये पूछा जाए कि टॉप पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी तो कुछ मुश्किल नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स इधर ही रखो और टी प्लस डब्ल्यू कर दो। और मैं अब आंसर बताता हूँ। देखो टेंशन के बारे में सवाल पूछा जाए टॉप पर तो आंसर क्या है मिनिमम। लेकिन यही सवाल सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पूछा जाए कि टॉप पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी तो आंसर इज मैक्सिमम। तो इसी तनाजुर में आप बता सकते हो ना कि अगर बॉटम पे टेंशन मैक्सिमम है तो बॉटम पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो टी माइनस एम जी यानी क्या हो जाएगी मिनिमम। तो अब इसको और कॉम्प्रिहेंसिव कर लेते हैं कि हमारे पास जो मिड पॉइंट है वहां पे टेंशन इज इक्वल टू एफ सी है, जो बॉटम पॉइंट है वहां पे टेंशन ग्रेटर देन एफ सी है, जो टॉप पोजीशन है ये मिड पॉइंट है, टॉप पोजीशन जो है वहां पर हमारे पास जो टेंशन है वो लेस देन एफ सी है। इस तरीके से हम तीनों फैक्टर्स को याद रख सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं हम एक और फैक्टर पर कि मैंने कहा था ना वेलोसिटी डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट होती है। तो पहले तो ये वेलोसिटी की इक्वेशन ये डिराइव होती है पूरे एक मैथमेटिकल जो है ना फॉर्मुलेशन से, लेकिन हमने बस इसकी वैल्यू को जहन में रखना है, हमने इसकी डेरिवेशन पे नहीं जाना। v इज इक्वल टू अंडर रूट 3 GR प्लस 2 GR और फिर कॉस थीटा, कॉस थीटा आ गया तो थीटा फिर रिवाइज कर लो। बॉटम पे थीटा 0, मिड पे थीटा 90, टॉप पे थीटा 180। अब इन तीनों एंगल्स के जरिए बॉटम मिड और टॉप पे स्पीड्स फाइंड करते हैं। बॉटम पे स्पीड क्या होगी अंडर रूट 3 GR प्लस 2 GR कॉस जीरो क्या होता है 1, 1 पुट करके सॉल्व करें तो ये बन जाता है अंडर रूट 5 GR।
तो बॉटम पे भाई स्पीड कितनी होती है, √5 GR। मिड पे आ जाओ, मिड पे स्पीड कितनी होगी, v इज इक्वल टू √3 GR प्लस 2 GR cos 90 तो जीरो होता है भाई, जीरो तो इस सारे को जीरो कर देगा। तो आपके पास स्पीड सिर्फ कितनी रह जाएगी, √3 GR। तो ये स्पीड कहाँ पर होती है, मिड पर, टॉप पर। v इज इक्वल टू √3 GR प्लस 2 GR और cos 180 -1। तो ये वाला माइनस जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो 3 GR में से 2 GR माइनस करोगे तो √GR, ये हमारे पास बचेगी वेलोसिटी एट द टॉप पोजीशन। तो भाई वेलोसिटी कहाँ मैक्सिमम होती है, एट द बॉटम पॉइंट। वेलोसिटी कहाँ मिनिमम होती है, एट द टॉप पोजीशन। वेलोसिटी फाइंड होगी, अच्छा जी वेलोसिटी फाइंड हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना कोई मुश्किल काम है, एक करके दिखा देता हूं। देखो काइनेटिक एनर्जी बॉटम पे 1/2 mv² होनी चाहिए, और v क्या है बॉटम पे, √5 GR। तो काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम इज 1/2 m, और अंडर रूट से स्केयर कैंसिल हो जाएगा, 5 GR। तो इसको हम लिख सकते हैं 5/2 mGR। जल्दी से कंफर्म कर दो जरा मुझे, तरीके का समझ आया वेलोसिटी कैसे लिखनी, काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करनी, ठीक है ना। तो अब मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं। बॉटम पे जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आएगी 5/2 mGR, मिड पे आएगी 3/2 mGR, और टॉप पोजीशन पे हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आएगी 1/2 mGR। अब आ जाओ पोटेंशियल एनर्जी पे। फर्ज कर लो ये सर्कल जो है वो बिल्कुल ग्राउंड के करीब करीब जो है ना वो बन रहा है, तो ग्राउंड के साथ जो हाइट है वो जीरो, इसका मतलब है बॉटम पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। जो मिड तक की हाइट है वो रेडियस के बराबर है, तो ये कितनी हो जाएगी, mGR। जो टॉप पोजीशन है वो डबल रेडियस हाइट के बराबर है, यानी ये ग्राउंड है ना, तो ये हमारे पास हाइट ऑफ द बकेट है टोटल, तो ये हो जाएगा 2 mGR। अब देखो बच्चों, मैंने क्या कहा था, टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहती है सिस्टम में, इन दोनों को सम अप करो, 5/2 mGR। इन दोनों को सम अप करो, 5/2 mGR। इन दोनों को सम अप करो, ये भी 5/2 mGR। तो ये हमारे पास काइनेटिक पोटेंशियल और टोटल एनर्जी का चार्ट बन जाएगा। ये भी कंफर्म कर दो जल्दी से, समझ आ गया सबको, ठीक हो गया। और अब यहाँ पर एक टेबल है, इस टेबल में ये सारा कुछ जो मैंने समझाया है वो सारा कुछ पुट किया हुआ है। मैं बस एक लास्ट चीज जल्दी से समझा देता हूँ बच्चों। टॉप पे टेंशन का फॉर्मूला था mv²/r - mg, और बॉटम पर ये फॉर्मूला था T इज इक्वल टू mv²/r + mg। जस्ट वॉच केयरफुली। टॉप पे वेलोसिटी क्या है, gr, तो यहां पे देखो क्या बनेगा, mgr/r - mg। r से r कैंसल, mg में से mg माइनस होगा तो टेंशन एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो हो जाएगी। यहां पर देखो तो हमारे पास बॉटम पे स्पीड होती है √5 GR, तो ये 5 mGR डिवाइडेड बाय r माइनस mg इज इक्वल टू क्या बनेगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस आता है, तो 5 mg प्लस mg कितना हो जाएगा, 6 mg। तो वेरी लास्टली रिमेंबर दैट टॉप पोजीशन पे टेंशन मिनिमम होती है, और मिनिमम टेंशन अल्टीमेटली कितनी हो सकती है, जीरो। और बॉटम पे टेंशन मैक्सिमम हो सकती है, और मैक्सिमम टेंशन किसी सर्कल में कितनी सफर कर सकता है, कोई 6 टाइम्स ऑफ mg।